एक ऐसा दर्द जिससे हर आदमी या आम खास प्रभावित होता है और कभी कभी होता ही है और कुछ लोगों को कुछ ज्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं सर दर्द। कुछ नहीं भी हुआ तो माथा दुखे, ये बात तो सुनने में आती है। तो ये माथा दुखता क्यों है? देखिए, हेडेक पर से एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। हेडेक को यूजुअली हम आम भाषा में सिर्फ माइग्रेन के नाम से ही जानते हैं, बट हेडेक के एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेलेल्जियास करके भी एक बीमारी है। तो उसके अंदर भी 5-6 डिजीजेज आती हैं, लेकिन आमतौर पर ये डिजीज इतनी कॉमन नहीं है, इसीलिए हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। हम हर सरदर्द को साधारण में ले सकते हैं। तो माइग्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है, सोशल बर्डन है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दर्द से पीड़ित है तो उसके लिए वो अपने काम से अवकाश ले लेता है, चिड़चिड़ा होता है, अपनी फैमिली से नाराज होता है, अपने दोस्तों से लड़ सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी कि इस बीमारी की वजह से, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से हमने जो प्रोडक्टिविटी जो हम समाज को दे सकते हैं या अपनी अर्निंग्स के रूप में एक प्रोडक्टिविटी है, वो कितना इफेक्ट होती है। तो ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर अगर देखा जाए तो माइग्रेन टॉप 10 डिजीजेज में आता है, कि जिसकी वजह से माइग्रेन या सरदर्द, जिसकी वजह से एक आम आदमी अपना काम धंधे से, नौकरी से या सब चीज़ों से मतलब विमुख हो जाता है। डॉक्टर अश्विनी, ये जो सरदर्द है, उस सरदर्द से माइग्रेन जिसे कहा जाता है, ये कैसे भिन्न है? सरदर्द, आमतौर पर सरदर्द हमें किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे हम कभी पूरी नींद नहीं ली या कभी हमने धूप में ज़्यादा चले गए। माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया है, जो कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपसे क्लिनिकल हिस्ट्री के जरिए, क्लिनिकल हिस्ट्री मतलब आपसे बातचीत करने के जरिए और कुछ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद इस डायग्नोसिस पर हम पहुंच सकते हैं। जी, ये क्या क्या डायग्नोसिस उसने आम आदमी जिसको सरदर्द हो रहा है वो कैसे पहचान सके कि मेरा ये सरदर्द साधारण सरदर्द नहीं है बल्कि माइग्रेन है? माइग्रेन को पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स हम आपको समझाते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति भी जिसको आसानी से समझ सकता है। पहली बात तो यह है कि आपको सरदर्द जो है वो 4 घंटे से 72 घंटे तक चलता है। माइग्रेन के सरदर्द की खास विशेषता है कि 4 से 72 घंटे तक ये दर्द चलेगा। इस दर्द के साथ में आपको उल्टी जैसा मन होना या फिर उल्टी भी होती है। तो उसके उल्टी होने के बाद से वो पेन में काफ़ी रिलीफ व्यक्ति महसूस करता है। साथ में वो ऐसा प्रेफर करता है, जो व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित है, कि मैं अंधेरा कमरे में बैठूं, यानी कि लाइट, मोबाइल, टीवी सबको बंद करके एक एकांत जगह शांति में बैठूं। कोई शोर भी होता है, कोई टीवी चलना, बच्चों का खेलना, किसी का बोलना भी उसे बहुत बुरा लगता है। साथ ही उस व्यक्ति को अपना जो काम है वो सब छोड़ना पड़ता है, मतलब वो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो नहीं कर सकता है। उसके साथ उस व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं साथ में। ये एक मोटा मोटा हम अगर कहें साधारण भाषा में, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इसको माइग्रेन की तरफ डायग्नोसिस कह सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, बहुत बार देखा गया है कि जो माइग्रेन से पीड़ित लोग हैं वो लोग कई दफ़े उनको उल्टी आना तो एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी, अगर 2 दिन भी पड़े हैं कमरे में, तो कुछ भी खा पी नहीं सकते और इसका बहुत दुष्प्रभाव शरीर पर होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए हमेशा ये माइग्रेन के लिए कहा गया है कि अगर आप टाइमली किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स पे आप रहें, तो ये सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी 2 टर्म्स हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके कम होते जाते हैं। और विथ एज वैसे भी माइग्रेन रिग्रेस करता है, लेकिन अगर आप प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स पे रहते हैं, दवाइयों पर रहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आपका जो महीने में कितनी बार दर्द हो रहा है, और सीवियरिटी यानी कि दर्द की तीव्रता, ये दोनों विद इन फ्यू मंथ्स ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं, अगर आप दवाइयों का उचित परामर्श किसी न्यूरोलॉजिस्ट से लेंगे तो। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर उम्र के साथ माइग्रेन घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। इसको हम अगर हेडेक इन एल्डरली, हम इसको एक अलग विभिन्न टॉपिक है। अगर 50 वर्ष की आयु के बाद अगर आपको कोई सरदर्द का अटैक आ रहा है तो उसको प्राइमरीली माइग्रेन कहना ठीक नहीं होगा। उसमें फिर आपको सारे कॉजेज रूल आउट, सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हेडेक रूल आउट करने चाहिए। लेकिन अगर पहले से ही चल रहा है माइग्रेन और फिर भी बढ़ गया है, कोई नया उसमें सिम्टम आ गया है, तब भी हमें सारे न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट करना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी, हमने जिक्र किया माइग्रेन क्या होता है और साथ में सरदर्द क्या होता है, इसका फर्क भी बताया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन है तो क्या ऐसा माना जाता है कि उसका कोई इलाज नहीं है? क्या उसका कुछ इलाज भी है? बिल्कुल, माइग्रेन को भी हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, क्रॉनिक माइग्रेन और एपिसोडिक माइग्रेन। तो एपिसोडिक माइग्रेन में आपको दर्द मतलब एपिसोड्स में होता है कि मंथ में लेस देन 10 टाइम्स होगा या लेस देन 5 टाइम्स होगा। क्रॉनिक माइग्रेन में महीने में 15 बार से ज़्यादा व्यक्ति दर्द से पीड़ित रहेगा।
तो दोनों का इलाज है, संभव है बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें कुछ समय तक, कुछ अरसे तक दवाइयाँ लगातार बिना किसी ब्रेक के लेनी होती हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो ग्रेजुअली विद टाइम धीरे धीरे कम हो जाती है और व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। डॉक्टर अश्विनी, माइग्रेन के कोई ट्रिगर्स भी होते हैं कि इन वजह से आदमी बैठा है लेकिन कोई ट्रिगर है जिस वजह से उसको ये माइग्रेन होता हो? जी बिल्कुल, माइग्रेन के लिए बहुत सारे कॉमन आइडेंटिफाइड प्रेसिपिटेटिंग या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें इंडियन सिनेरियो में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बेयर हेड यानी कि नंगे सर धूप में जाना, भूखा रहना, फास्टिंग, स्ट्रेस एक बहुत कॉमन ट्रिगर है माइग्रेन का। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक स्मेल, सुगंध या दुर्गंध हो सकती है, कोई पर्टिकुलर भोजन हो सकता है ये, लेकिन ज़्यादा वेस्ट में देखा गया है कि बियर, चीज़, इन पदार्थों के सेवन से माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट या ट्रिगर हो जाता है। नंगे सिर, गांव में तो दरअसल रिवाज है परंपरागत रूप से कुछ न कुछ साफा या पगड़ी या कोई न कोई चीज सिर पर, और कुछ नहीं तो गमछा ही डाल लेते हैं, लेकिन सिर ढक कर जाते हैं। लेकिन हमारे शहर में तो कोई पर्टिकुलरली पुरुष तो सिर ढकते नहीं है, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये हमारी भारतीय संस्कृति की आप एक अच्छा ही कह लीजिए, साइंटिफिक कह लीजिए बात, कि हम जो लोग हैं पहले इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिटी या कास्ट या रिलीजन हम लोग सर ढकते थे, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो साफा पहनना, पगड़ी बांधना एक मतलब यूँ समझा जाता है कि गांव वाला है, लेकिन उसका कितना सुंदर हम इफेक्ट उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि देखिए माइग्रेन का ट्रिगरिंग फैक्टर है तेज धूप में बेयर हेड जाना। सच में अगर हम नंगे सिर जाते हैं उससे फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होगा। अगर जिसको ये ट्रिगर करता है तो उसके लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है कि अपना सर हमेशा धूप में ढक कर जाए। अगर माइग्रेन का कोई पेशेंट आता है तो अव्वल तो ये कि उसका डायग्नोसिस क्या होता है और क्या उसका सिर्फ और सिर्फ दवाई ही इलाज है? माइग्रेन को डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास कोई क्लिनिकल टेस्ट या कोई ऐसा टेस्ट या कोई ऐसी स्कैन, सीटी स्कैन या एमआरआई ऐसी कोई मॉडलिटी नहीं है अभी तक। माइग्रेन कैन ओनली बी डायग्नोज्ड, माइग्रेन सिर्फ हम क्लिनिकल हिस्ट्री बातचीत करके, आपका न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपसे आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के जरिए और आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो सेट क्राइटेरिया है माइग्रेन का, जो कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी द्वारा दिया गया है, उसके अप्लाई करके हम माइग्रेन को डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा सवाल आपका यह है कि माइग्रेन का दवाइयों के अलावा कोई उपचार है क्या? देखिए, माइग्रेन से बचने के लिए आपको प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स तो लेनी ही है, लेकिन हाँ, यदि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करें तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है। जैसे कि सुबह उठकर हम अगर बेयर फुट, नंगे पैर धूप पर चलें जबकि ओस पड़ी होती है। दूसरा, हम तेज़ कदमों से अगर शाम को भी 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं, हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी बीमारी से बचा सकती हैं। और साथ में माइग्रेन के लिए जो भी माइग्रेन का रोगी हमारे पास आता है उसको ये सलाह हम निश्चित तौर पर देते हैं। यानी आपका कहना है कि किसी भी तरह का व्यायाम, छोटी मोटी अगर एक्सरसाइज करता है तो उससे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। ये बताएं डॉक्टर अश्विनी कि वे व्यक्ति जो सच में देरी से उठते हैं या थोड़े से यूँ मान लीजिए आलसी है, या उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी कि आजकल सब लोग, खासतौर पर बच्चे भी देर रात तक जगते हैं और उसके बाद फिर देर से ही उठते हैं अगर स्कूल ना जाना हो तो, इससे भी कुछ हमारे जीवन शैली की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, खासतौर पर सर दर्द की प्रक्रिया में? जी डेफिनेटली, स्लीप डिप्राइवेशन भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है माइग्रेन का। और दूसरा, ऐसा कहा गया है कि जो हमारी इनिशियल स्लीप है, जो रात को 10 बजे से 3 या 4 बजे तक वाली जो नींद है, वो आपको रिजुविनेट करती है और वही सबसे बेस्ट स्लीप होती है। जो 5 या 6 बजे बाद वाली नींद है वो अक्सर देखा गया कि इतनी रिफ्रेशिंग नहीं होती है। तो अगर हम टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं तो इसका भी हमारी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा सेट हो जाता है और सुबह जल्दी उठने से हम व्यायाम भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं बॉडी में, तो वो आपको एक अच्छी फील भी देते हैं और डेफिनेटली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सारा जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर अश्विनी, माइग्रेन या सर दर्द, इसका कुछ सेक्स से भी रेशियो है, यानी पुरुषों में ज्यादा होता है या महिलाओं में ज्यादा होता है या दोनों में बराबर होता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। माइग्रेन से कोई भी मेल या फीमेल अछूता नहीं है, बट जो स्टडीज़ हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, उनमें ऐसा बिल्कुल निकल कर सामने आया है कि ये 20 से 40 आयु वर्ग में बहुत ज़्यादा कॉमन है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40 के ऊपर या 20 के नीचे ये नहीं होगा। मोस्ट कॉमन जो है ये बीमारी 20 से 40 आयु वर्ग में पाई जाएगी। उसमें भी पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं में ये बीमारी अधिक पाई जाती है। महिलाओं के साथ दूसरी दिक्कतें भी होती हैं कि उन्हें घर का काम भी करना है, अगर वर्किंग है तो उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, और उनको ये इमोशनल फैक्टर भी उनकी जिंदगी में रहता है कि मैं अगर सो गई माइग्रेन की गोली लेकर तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, उन्हें स्कूल कौन भेजेगा, तो यानी उन्हें इस दौरान भी काम करना पड़ता है। इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? जी डेफिनेटली। अगर आपको एक्यूट हेडेक माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो आपको पेन किलर से भी अगर रिलीफ नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल एकांत में और शांत कमरे में जाना ही पड़ेगा। तो उससे आपकी, मैंने जैसा वही कहा पहले कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ या डेली जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ये बहुत इफेक्ट होता है। तो इसके लिए बस एक निदान यह है कि आप अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना डायग्नोसिस एक प्रॉपर बनवाइए, और प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स पे अगर आप रहेंगे तो माइग्रेन से निश्चित तौर से आप बच सकते हैं, जिसमें ग्रेजुअली आपकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी ओवर द कपल ऑफ मंथ्स ये धीरे धीरे कम होता जाता है। डॉक्टर अश्विनी, आपने बताया कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसके बाद प्रोफाइलेटिक ड्रग्स जो है वो इलाज है एक तरह का, बताएं इनका कुछ साइड इफेक्ट होता है? देखिए हाँ, कोई भी दवा हम लेते हैं एलोपैथी की, मैं बाकी पद्धतियों के बारे में नहीं जानता हूँ, बट एवरी ड्रग हैज़ इट्स ओन एडवर्स इफेक्ट, मतलब उनका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन वो आपका न्यूरोलॉजिस्ट उस तरीके से आपकी ड्रग को चूज करता है कि आपको किस तरीके की ड्रग देनी चाहिए। दूसरा यह है कि जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में वो आए, है ना। ये हमारी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी किस ड्रग को कैसे रिएक्ट करती है। जैसे कि न्यूटन का लॉ है, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये चीज़ 100% दवाइयों पर लागू नहीं होती है। हाँ, दवाइयों का डेफिनेटली कुछ साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम बेनिफिट्स को देखते हैं तो बेनिफिट्स के मुकाबले में हमें वो साइड इफेक्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, हमने माइग्रेन की बातें की, लेकिन सरदर्द की भी थोड़ा सा जिक्र जरूरी है, क्योंकि सरदर्द एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को होता है, कभी न कभी होता ही होता है। तो सरदर्द खाली सिर का ही दर्द है या इसका दूसरे जो दर्द है उनसे भी कुछ ताल्लुक है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आमतौर पर माइग्रेन को हम सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ ये सर तक ही सीमित है, लेकिन माइग्रेन का जो पेन है वो आपके नेक तक और सर्वाइकल रीजन, जो शोल्डर तक हम कहते हैं, वहां तक भी एक्सटेंड होता है। और एक न्यूअर मॉडलिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बताऊंगा आपको। बोटॉक्स अगर उस पर लगाते हैं तो हम 36 जगहों पर लगाते हैं, तो उसमें कंधा और दर्द भी, कंधा और ये गर्दन भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि माइग्रेन का दर्द यहाँ तक बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है। ये बताएं कि ये जो दूसरे दर्द आप बता रहे हैं, कंधे और नेक पेन, या इन दर्द का आजकल बहुत सारे लोग सामना करते हैं क्योंकि कंप्यूटर और दूसरे जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। गर्दन किसी की अब सीधी तो रहती ही नहीं, वो झुक कर मोबाइल ही देखता रहता है। तो इससे भी क्या माइग्रेन होता है या इससे भी क्या दूसरे दर्द भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने दर्द के एक्सटेंशन में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली पोस्चर से माइग्रेन का रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम गलत पोस्चर में बैठते हैं तो एक स्टडी अभी कुछ रिसेंटली उन्होंने पब्लिश किया है, मैं जर्नल का नाम आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर अभी, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम 10 डिग्री तक अपने गर्दन को मोड़ते हैं तो 20 पाउंड्स का वेट हम अपना ऐसा होता है कि अपने नेक के ऊपर डाल रहे हैं। अगर लगभग 10 किलो। हाँ, अगर हम पाउंड्स, मतलब 20 पाउंड बताया आपने, तो लगभग 10 किलो हो गया जी। तो अगर हम 30 डिग्री तक बैंड कर रहे हैं तो वही वेट बढ़ के करीब 35 टू 40 पाउंड्स के बीच में हो जाता है। तो हम इसीलिए कहा जाता है कि बैठते समय अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। जितना हम गर्दन को फ्लेक्स यानी कि मोड़ते हैं नीचे की तरफ, मोबाइल देखने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, या आजकल हमारा बैठने का तरीका भी ऐसा ही है, तो उतना ही वजन हमारे सर के ऊपर पड़ता जाता है। तो हमारा जो नेक वाला रीजन है बहुत सॉफ्ट पोर्शन होता है और इसके ऊपर सर का पूरा भार होता है। तो इसमें अगर कोई तकलीफ आती है ज़्यादा बेंडिंग से, इतना जैसा कि पाया गया कि इतना वेट रखा था, तो विद टाइम फिर ये पेन करने लग जाता है। तो उसी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया। ये इसका क्या इलाज है डॉक्टर अश्विनी? और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्वाइकल या इस तरह के दर्द का तो कोई इलाज ही नहीं है, बस आप पेन किलर लेते रहिए। नहीं, पेन किलर लेना इसका इलाज नहीं है डेफिनेटली। इसके लिए न्यूरोपैथिक पेन के लिए कुछ अलग दवाइयाँ आती हैं जिनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, जैसा कि बैठते समय हम कमर गर्दन को सीधी रखें, मोबाइल देखते समय हम मतलब कमर को और गर्दन को भी सीधी रखें उस समय, और ज़्यादा मोबाइल का उपयोग न करें, हल्की फुल्की व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइजेस वो करें। बचाव ही ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल है, बनिस्पत की बीमारी हो जाए फिर हम उसका इलाज खोजते फिरें। ये बचाव तो दरअसल
असंभव सा हो गया है, क्योंकि मोबाइल आजकल व्यक्ति के हाथ में या जहन में या बिस्तर के साइड में लगभग 24 घंटे ही मान लीजिए रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। यहीं पर तो फिर थोड़ा यूं होता है कि आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, फिर आप दवाई लेना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि थोड़ा सा बचाव आप रखिए। बाकी अगर बीमारी फिर भी हो जाती है, इनवाइटेबल है कि आप कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़ करना ही पड़ता है, तो उसका इलाज है बिल्कुल डेफिनेटली। न्यूरोपैथिक पेन के लिए ड्रग्स आती हैं, उनको आप एक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह से आप उनको लें और फिर वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। पेन किलर ज़्यादा लेना हमेशा शरीर के लिए हानिकारक होता है। डॉक्टर अश्विनी, बच्चे खास तौर पर वो आजकल गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उनकी ज़िंदगी से खेल कूद या जो प्लेग्राउंड दरअसल वो है ही नहीं, तो उनका जीवन से खेल कूद हट गया है और खेलते भी अब वो मोबाइल पर ही हैं। तो इसका भी कुछ उनकी सेहत पर और ख़ास तौर पर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा करने में कुछ असर होता है? डेफिनेटली देखिए, बिल्कुल। अभी तो पहले तो ये था कि ज़माना चेंज हो गया, तो बच्चे वैसे भी खेल कूद के लिए घर से बाहर नहीं जाते थे, और अभी जो एक कोविड नाम की एक महामारी चल रही है, तो उसमें और भी ज़्यादा ये हो गया है कि बच्चे हमेशा घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते हुए वो सिर्फ तो पढ़ाई भी मोबाइल से होने लग गई। बिल्कुल, पढ़ाई भी मोबाइल से होने लग गई। तो बस इन गैजेट्स का उतना ही उपयोग किया जाए जितना ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि ये जो एक बून बन के आया हमारे लिए, जो गैजेट्स या जो भी टेक्नोलॉजी, वो हमारे लिए कर्ज न बन जाए। तो उस लिमिटेड मात्रा में उसका उपयोग करें। ठीक है, अब तो पढ़ाई भी मोबाइल से होने लग गई, बिल्कुल आपका कहना है, तो वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करें जितना वो हमारे लिए लाभकारी है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से फिर वो ऐसा ना हो कि वो बून हमारे लिए कर्ज बन जाए। डॉक्टर अश्विनी, ये जो माइग्रेन और सरदर्द है बच्चों में भी देखा गया है, तो क्या माइग्रेन बच्चों में भी होता है? खास तौर पर हम ये मान के चले कि 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं। जी जी, बिल्कुल। माइग्रेन बच्चों में पाया गया है, उसका हम स्पेसिफिक एक लेबल भी देते हैं, पीडियाट्रिक माइग्रेन। तो पीडियाट्रिक माइग्रेन की विशेषताएं ये हैं कि एडल्ट माइग्रेन से भिन्न होता है। मतलब उसमें ये जरूरी नहीं है कि 4 से 72 घंटे ही दर्द चले, साथ में उल्टियां भी हो। मतलब उसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, जिसमें कि बिनाइन साइक्लिकल वॉमिटिंग है, बच्चा बार बार उल्टियां कर रहा है। बिनाइन पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो है, जिसमें कि बच्चा चक्कर महसूस कर रहा है। पीडियाट्रिक माइग्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एडोलेसेंट एज से एडल्ट की तरफ मूव करता जाता है, जैसे किशोर अवस्था से, जिसको हम कहेंगे किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था की तरफ मूव करता जाता है, तो ये अपने आप रिग्रेस होता जाता है। लेकिन उस दौरान, क्योंकि ये बच्चे का सबसे पीक प्राइमरी पढ़ाई का समय होता है, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और जो देखे गए हैं ये 12 से 17-18 वर्ष की आयु वर्ग में ही हमें मोस्टली देने होते हैं। तो उस समय आपको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। कुछ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स पे आप रहेंगे तो आपका माइग्रेन जो है, बच्चे का माइग्रेन, वो बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। और वैसे भी कुछ देखा गया है कि कुछ समय बाद ये एडल्ट की तरफ मूव करते हुए वैसे भी ये माइग्रेन रिग्रेस कर ही जाता है। डॉक्टर अश्विनी, क्या सरदर्द दूसरे लोग भी देते हैं? जैसे कई बार कहते हैं हमारा माथों मथी दुखा, पति पत्नी भी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, तो आप ये बोल रहे हैं इससे मेरा सर दर्द हो गया है, तो क्या दूसरे लोग और उनकी बातें भी आपका सर दुखा सकती हैं? बिल्कुल, आपने आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही सवाल पूछा है। माइग्रेन का, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेसिपिटेटिंग या ट्रिगरिंग फैक्टर स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस हमें बहुत कारणों से हो सकता है कि हम किसी अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त से या अपने एक्वेंटेंस से बात कर रहे हैं और हमें कुछ बात अच्छी नहीं लगी या बात बुरी लगी, तो उससे भी स्ट्रेस अगर हमने ले लिया तो माइग्रेन का अटैक जो है बिल्कुल प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ रहने की पहली जो सीढ़ी है वो है कि खुश रहना। जी डॉक्टर अश्विनी, बहुत बार ऐसा देखा गया कि कुछ व्यक्ति जो सरदर्द की शिकायत करते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उन्हें किसी आंखों के डॉक्टर के पास भी भेजते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, आपने ये भी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यूजुअली इस तरह का दर्द जो है कि जो आंखों से रिलेटेड माइग्रेन है या सरदर्द है, वो ऐसा है कि पढ़ते वक्त पर आपको ज़्यादा महसूस होगा। अगर आपकी आई साइट वीक हो गई है तो उस दौरान आपको पढ़ते वक्त सरदर्द महसूस हो सकता है। एक कारण तो ये रहा कि सरदर्द का कारण कि आपकी आंखों की रोशनी जो है कम हो गई, जो कि चश्मे का नंबर वाला चश्मा लगाने से दुरुस्त हो सकता है। दूसरा यह है कि एक सरदर्द से रिलेटेड एक कॉमन एंटिटी है इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जो कि 40 वर्ष के आसपास की आयु वर्ग की महिलाओं में देखा जाता है। उनमें थोड़ा सा सर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस वजह से आंख के आगे एकदम दर्द के साथ पर्दा छा जाता है, कालापन आ जाता है। तो आंख के डॉक्टर उसको आंख के जो पर्दे की जांच करके, क्योंकि दिमाग का जो प्रेशर है वो निकलकर आंख के पर्दे की तरफ भी दौड़ता है,
तो वो प्रेशर जब दिमाग में बढ़ता है, आंख के पर्दे की तरफ दौड़ता है, तो वो आंख की जांच के जरिए हम निकाल सकते हैं कि पेपिलर एडिमा, जिसको हम कहेंगे कि आंख के पर्दे पर सूजन आ जाती है, तो वो दिमाग का प्रेशर बढ़ने की वजह से होती है। इसीलिए अगर कोई भी डेंजर साइन या डेंजर सिम्टम हमें मिलता है दर्द के बारे में क्लिनिकल हिस्ट्री लेते वक्त, तो उस समय आंखों की जांच और न्यूरो इमेजिंग बहुत मैंडेटरी हो जाता है। और ये अगर आंखों की जांच सही सलामत हो या उसमें कुछ निकले तो ये सरदर्द ठीक हो सकता है? बिल्कुल, हर सरदर्द का लगभग हमारे पास, अगर कुछ बहुत गंभीर बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली इलाज है, उपचार है। बस उसमें बात यह है कि उसका सही टाइम पर डायग्नोसिस हो जाए और आप एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच के उसका इलाज फिर करवा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विनी, क्या सरदर्द भी वंशानुगत होता है? यानी जैसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि अगर डायबिटीज आपके माताजी पिताजी को है तो आपको होने के चांसेस हैं ही या ज्यादा है। इस तरह अगर आपके पिताजी को भी सरदर्द होता है या दादाजी को भी होता था तो क्या आपको उसके चांसेस ज्यादा होते हैं? बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि कई बार अक्सर लोग आकर पूछते हैं कि मुझे सरदर्द है तो मेरे आने वाली पीढ़ी में ये होने की संभावना है कि नहीं, माइग्रेन से मैं इतना पीड़ित हूँ, मेरे बच्चों को होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो अभी निकल कर नहीं आया है, ऐसा कोई जीन या हमने कोई ऐसा आइडेंटिफाई नहीं किया है जैसे हम दूसरी बीमारियों के लिए डेफिनेट तौर पर कह सकते हैं। तो इसमें यह जरूर देखा गया है कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री यूजुअली हमें मिलती है, लेकिन ऐसा अभी कोई डायरेक्ट कैजुअल रिलेशनशिप, अभी बिल्कुल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अभी निकल कर अभी तक की स्टडीज में नहीं आया है। जी, तो ये मान के चलें कि अगर किसी व्यक्ति को सरदर्द है तो उसके बच्चे को संभावना है कि नहीं हो? संभावना है, लेकिन निश्चित तौर पर इसको कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई, मैंने बताया जैसे आपको कि कोई डायरेक्ट हम जेनेटिक फैक्टर को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। संभावना रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर है आपको तो आपके आगे वाली पीढ़ी में होगा ही होगा। डॉक्टर अश्विनी, आपने हाइपरटेंशन का जिक्र किया, तो वे महिलाएं या पुरुष जिन्हें ब्लड प्रेशर रहता है या ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा है, तो क्या ये कहीं ना कहीं सरदर्द या माइग्रेन में भी तब्दील होता है, या इन लोगों में सरदर्द या माइग्रेन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं? पर से हाइपरटेंशन का माइग्रेन से कोई रिलेशन नहीं है। माइग्रेन की जो डिजीज़ है इसमें डायरेक्ट रिलेशन हाइपरटेंशन का नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको अगर हाइपरटेंशन है, बीपी आपका तेज़ रहता है और आप अपनी दवाइयाँ स्किप कर जाते हैं या टाइम पर नहीं लेते हैं, या उसके बाद भी आप नमक ज़्यादा खाते हैं, तेल ज़्यादा खाते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और साथ में शराब का या सिगरेट बीड़ी का सेवन करते हैं, तो उससे सरदर्द ज़रूर हो सकता है कि जब आपका बीपी बहुत तेज़ शूट आउट हो जाता है तो बिल्कुल डेफिनेटली सरदर्द होता है। और आमतौर पर एक स्ट्रोक लकवा कहते हैं, जो सर में खून बह जाता है कि खून की नली फट जाने की वजह से, वो भी अगर बीपी आपका बहुत तेज बढ़ गया तो वो नली फट जाती है खून की, उस वजह से भी एकदम एक्यूट सीवियर बहुत हेडेक आदमी को हो सकता है। इसमें कुछ नवाचार भी हुए हैं, कुछ नई चीजें भी हुई है जिससे माइग्रेन के उपचार में सुविधा हो? बिल्कुल, डेफिनेटली अभी दो रिसेंटली कुछ समय पहले यूएस FDA जिसको हम कहते हैं, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दो नई मॉडलिटीज को अभी अप्रूव किया है, जिसमें एक गॉन ब्लॉक है और एक बोटॉक्स इंजेक्शन है। गॉन ब्लॉक में रेट्रोऑक्सिपिटल नर्व को ब्लॉक किया जाता है, सर के पिछले हिस्से में दो छोटे छोटे से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कि क्रॉनिक माइग्रेन में आपको जो व्यक्ति, क्रॉनिक माइग्रेन की डेफिनेशन ही पर से यही है कि महीने में 15 बार से ज़्यादा सरदर्द हो रहा है और उसमें से भी 8 से ज़्यादा दिन माइग्रेन अटैक वाले हैं। तो क्रॉनिक माइग्रेन के व्यक्तियों में इससे बहुत ड्रास्टिक मतलब एक कह सकते हैं कि चमत्कारी रूप से इसमें लाभ आता है। दूसरा एक बोटॉक्स इंजेक्शन है, जो कि हम चेहरे पे और सर के आसपास करीब 22 से 36 जगह पर एक छोटा छोटा सा एक इंजेक्शन लगता है। तो गॉन ब्लॉक का इफेक्ट तो आपको 2 से 3 महीने तक रह सकता है, जबकि बोटॉक्स का सबसे अच्छी बात यह है कि बोटॉक्स का इंजेक्शन का इफेक्ट देखा गया है कि 6 महीने से 9 महीने और कुछ व्यक्तियों में तो साल भर तक भी बोटॉक्स का इंजेक्शन का प्रभाव देखा गया है। तो क्रॉनिक माइग्रेन से वो व्यक्ति बहुत, जिसको क्रॉनिक माइग्रेन है उसको बहुत लाभ, चमत्कारी लाभ जिसको कह सकते हैं कि उसको ये हो जाता है। यानी ये 2 महीने या 6 महीने बाद आपको दोबारा भी लगवाने पड़ेंगे? ये फिर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर हम इन इंजेक्शन के साथ कुछ समय तक दवाइयों को भी कंटिन्यू रखें तो हो सकता है आपको इंजेक्शन रिपीट करवाने की आवश्यकता ना पड़े और विद टाइम आपकी दवाइयाँ भी ग्रेजुअली टेपर करके बंद कर दी जाएं। ये डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी ऑफ हेडेक कितना है। क्रॉनिक माइग्रेन के साथ साथ आपको एक टर्म और है जो कि मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक है, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ कि आपको बता दिया जाए। मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक का जो टर्म है ये अपने आप खुद को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यदि कोई व्यक्ति दर्द से, माइग्रेन से पीड़ित है तो उससे बचने के लिए वो पेन किलर लेता है,
और फिर दर्द हुआ, फिर पेन किलर लिया, फिर दर्द हुआ, पेन किलर लिया, एक सर्कल बन गया, दर्द हुआ, पेन किलर लिया, दर्द हुआ, पेन किलर लिया। तो उस सर्कल में एक नई चीज एडिशन क्या हो जाती है कि अब जो आप पेन किलर ले रहे हैं वो पेन किलर ही उस दर्द का कारण बन गया। जितना आपने पेन किलर खाया उतना ही सर दर्द होना चालू हो गया। तो टर्मिनोलॉजी यही है, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। जितनी आपने दवाई ये जो मन से माथेरी गोली फांक लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, माथा दुखे गोली ले लो, तो वो दिक्कत करता है। बिल्कुल वही मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है कि जितनी आपको सरदर्द हुआ, जैसे ही आपने गोली खाई वो गोली और आपके हेडेक को ट्रिगर कर रही है। तो उस मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक और क्रॉनिक माइग्रेन में गॉन ब्लॉक और बोटॉक्स का बहुत एक तरह से चमत्कारी लाभ देखा गया है। इनका कुछ साइड इफेक्ट होता है डॉक्टर निशा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि ये हम बॉडी में डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक मसल में छोटा छोटा जगह छोटा इंजेक्ट कर रहे हैं। बोटॉक्स का कुछ समय के लिए 2-3 दिन के लिए ट्रांजिएंट कोई साइड इफेक्ट अगर देखा जाता है तो वो भी कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ समय मतलब कि 2 से 3 दिन, मतलब साइड इफेक्ट में क्या कि थोड़ा सा वो मसल वीक हो जाएगा बस। इसके अलावा इसका बोटॉक्स का और गॉन ब्लॉक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रेग्नेंट लेडीज में या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनमें सबसे सेफेस्ट मॉडलिटी क्या रहेगी माइग्रेन के इलाज के लिए, तो माइग्रेन के इलाज के लिए उनमें गॉन ब्लॉक और बोटॉक्स ही सबसे सेफेस्ट मॉडलिटी है। डॉक्टर निशांत, आपने प्रेग्नेंट लेडीज का जिक्र किया और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन्हें दरअसल कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो किसी भी तरह की दवा लेने से बचना चाहती हैं क्योंकि उसका बच्चे पर असर पड़ता है। लेकिन कई दफे दिक्कत इतनी हो जाती है, सरदर्द या दूसरी चीजें, कि उनको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। तो क्या उन्हें लेने चाहिए उस स्थिति में, और लेते हैं तो क्या उसका भी साइड इफेक्ट होता है? जी, इसमें हम बेनिफिट और रिस्क रेशियो को देखा जाता है। तो ये अगर हम प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स को अगर छोड़ देते हैं तो और उसके बाद सरदर्द अगर इतना तीव्र हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में बेनिफिट और रिस्क रेशियो को देखना पड़ता है। और अभी मैंने जैसा आपको जानकारी दी कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो सबसे एक वरदान की तरह ये दोनों मॉडलिटीज आई हैं कि आपको मुंह से कोई दवाई नहीं लेना है। दूसरा, आप ये जो इंजेक्शन लगवाते हैं इसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर, साथ ही साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अगर सर दर्द है बहुत ज्यादा है तो वो क्या पेन किलर ले, उस वक्त माथेरी गोली ले, या उससे बचे? उस समय साधारण पेन किलर जिसको हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं वो लेना ठीक रहता है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रांग पेन किलर लेना नुकसानदायक हो सकता है, और वो भी तभी लें जबकि बहुत ज़्यादा आप दर्द से पीड़ित हैं। और ये सब लेने से पहले मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें, कुछ भी दवाई खुद ही ट्राई करने से पहले अपने ऊपर। डॉक्टर निशांत, आम सी बात है दुर्भाग्य से हमारे मुल्क में कि बहुत छोटे मोटे दर्द के लिए आप केमिस्ट के पास जाते हैं और एक पेन किलर ले लेते हैं, वो किसी भी तरह का हो। और ये देखा गया है कि जिसे सेल्फ मेडिकेशन भी कहते हैं, सर दर्द, इन दर्द में तो ये बहुत आम सी बात है कि उसके लिए डॉक्टर तक आदमी साधारण तौर पर जाता नहीं, क्योंकि वो तो गोली लेगा और उससे ठीक होता है। तो ये, और बहुत सारे लोग तो बहुत छोटी उम्र से ही पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। सर दर्द हुआ और आपने ड्रग ले लिया। बिल्कुल, ये ड्रग लेते रहना और अपने हिसाब से लेते रहना क्या सही है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई भी दवाई लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप ज़्यादा समय तक और ज़्यादा पेन किलर्स का अगर उपयोग करते हैं बिना डॉक्टरी परामर्श के, तो ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे दर्द जो हमारे बदन में है, इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है, साइकोसोमेटिक डिजीज। यानी अगर आपको कोई परेशानी, जैसा आपने जिक्र किया, स्ट्रेस है या दूसरी कोई मनोवैज्ञानिक परेशानी है, तो वो भी दर्द और बीमारी में तब्दील होते हैं। ये बात कितनी सच है? बिल्कुल, फाइब्रोमाइल्जियाज एक टर्मिनोलॉजी है, और मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स भी हम कहते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि व्यक्ति को दर्द का एहसास मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है और वो वापस से फिर पेन किलर्स को अब्यूज़ करने लग जाता है। तो यही है कि आप अच्छे डॉक्टर से मिलें, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें अगर उसको लगता है कि हाँ ये साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स हैं या सोमेटिक कंप्लेंट्स हैं या फाइब्रोमाइल्जियाज हैं, तो उसमें वो आपको एक मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने के लिए कहेगा और आप बिल्कुल इस दर्द से निवारण पा सकते हैं। यहाँ थोड़ा जिक्र पेन किलर्स के अलावा एंटीबायोटिक का भी जरूरी है। एंटीबायोटिक भी आजकल लोग अपने हिसाब से जब मर्जी आए, कुछ भी हुआ तो वो 3 दिन 5 दिन की फांक लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ये भी देखा गया है कि कुछ एंटीबायोटिक असर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फिर वो बदलती भी रहते हैं। होता ही अंततोगत्वा कि वो जितनी तरह के एंटीबायोटिक उपलब्ध है सारे ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद भी उनके दर्द खत्म नहीं होते। एक्चुअली एंटीबायोटिक अगर हमने ज़्यादा और मतलब बिना चिकित्सकीय परामर्श के ले लिया, तो एंटीबायोटिक के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी में हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर हम उपयोग करने के लिए ले रहे हैं किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तो विद टाइम वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है।
तो हो सकता है कि आज से 5 साल पहले आप जो एंटीबायोटिक खा रहे थे खुद से ही अपने मन से, और आज 5 साल बाद वही एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर डोज में और जितना ड्यूरेशन उसका रहता है वो पूरा नहीं लिया। तो जो बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उनका उसके ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम मच्छर मारने के लिए कोई स्प्रे करते थे तो मच्छर मर जाते हैं, लेकिन आज 10 साल बाद हम देखते हैं तो कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रे करने के बावजूद भी मच्छर नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो ऐसे ही शरीर में बीमारी के जो विषाणु जीवाणु होते हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अगर आपने एंटीबायोटिक का बिना उचित चिकित्सकीय परामर्श के बिना उपयोग किया तो। डॉक्टर निशांत अश्विनी, हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन फिर भी बतौर चिकित्सक, बतौर न्यूरोलॉजिस्ट, आप तमाम उदयपुर वासियों को क्या सलाह देंगे जिस वजह से उनको सरदर्द हो तो कम हो, उसकी तीव्रता घटे, और यदि माइग्रेन है तो न हो, और हो तो वो हटे? बिल्कुल, सभी उदयपुर वासियों के लिए मेरा ये सुझाव सबसे पहले है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम खुश रहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो उससे हम तो स्वस्थ रहते ही हैं और अपने आसपास के लोगों को भी हम प्रसन्न रख सकते हैं। दूसरा, कुछ बचाव के उपचार मैंने आपको बताया कि जैसे नंगे सिर जो है, बेयर हेड, धूप में नहीं जाना चाहिए। हम अपनी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से मैनेज करें, जैसे हम रात में टाइम से सो जाएं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। दूसरा, हल्का फुल्का व्यायाम जो है दिन में 10 से 15 मिनट का अगर हम करते हैं, और कुछ व्यायाम न कर सकें तो ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम कहते हैं कि तेज़ कदमों से चलना, सुबह के टाइम 15 से 20 मिनट अगर हम तेज़ कदमों से चलें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ हमारी बॉडी के लिए है। साथ ही आप धूम्रपान, अल्कोहल और तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों के सेवन से बचें और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं और खुश रहें। बस। डॉक्टर निशांत अश्विनी, आपसे बातें करके बहुत खुशी हुई। हृदय से आभार।